दोस्तों कैसे हैं आप लोग। चलते हैं हमारे करंट अफेयर्स की तरफ जो कि है 15 मई पे। अब देख लेते हैं कुछ 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है रिडक्शन ऑफ टीडीएस टीसीएस रेट्स टिल मार्च 31 2021। अब वो कितना का अनाउंस किया है, मतलब रिडक्शन कितना परसेंट का किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा 25% का। हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एड्रेस किया कि सेवरल डायरेक्ट टैक्स के मेजर्स को गवर्नमेंट ने लिया है और उसमें कुछ डिडक्ट किया है। तो जैसे कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिसको हम लोग टीडीएस बोलते हैं, फॉर नॉन सैलरीड इनकम, उसको हम लोग 25% से कम कर देंगे एग्जिस्टिंग रेट से। और ये जो पेमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, प्रोफेशनल फीस, इंटरेस्ट, रेंट, डिविडेंड, कमीशन, ब्रोकरेज एक्स्ट्रा, सब ये एलिजिबल होगा रिड्यूस रेट फॉर टीडीएस के अंदर। तो जितना ये सब होता है उसमें टीडीएस के अंदर ये सब आएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये अपॉइंटमेंट रिलेटेड क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा हम लोग के लिए। तो ये इसमें पूछा गया है कि न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई किसे अपॉइंट किया गया। नया चेयरमैन सीबीएसई मतलब कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किसे अपॉइंट किया है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा मनोज आहूजा को नया चेयरमैन अपॉइंट कर लिया गया। मनोज आहूजा जो है 1990 बैच के उड़ीसा कैडर के ऑफिसर है, जो कि करेंटली स्पेशल डायरेक्टर है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग में। वो अभी स्पेशल डायरेक्टर हैं और उन्हें अब अपॉइंट कर दिया गया सीबीएसई के चेयरमैन। वो रिप्लेस करेंगे आईएएस ऑफिसर अनीता करवाल को, जो कि पहले वहां पे एज ए चेयरमैन थी। अब वो अपॉइंट हो गए हैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी अंडर एचआरडी मिनिस्ट्री। एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर उन्हें सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया गया है। तो देखिए दो क्वेश्चन मिल रहा है कि सीबीएसई के बन गए हैं मनोज आहूजा, और अनीता करवाल जो कि पहले सीबीएसई की चेयरमैन थी अब सेक्रेटरी बन गई है एचआरडी मिनिस्ट्री के अंडर। और एचआरडी मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो एचआरडी मिनिस्टर कौन है हमारे देश के? रमेश पोखरियाल निशंक। ये स्टैटिक क्वेश्चन आपके लिए हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट इंडिया का बना है जो कि रेगुलेट कल्टीवेशन ऑफ, जो कि स्टार्ट करेगा रेगुलेशन ऑफ ऑन कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, मतलब कि एक रेगुलेशन लाएगा। अब यहाँ पे हम लोग का जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना ऐसा फर्स्ट राज्य बना है इंडिया में जो कि स्टेट टू रेगुलेट द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। वो फार्मर्स को बोल रहा है कि क्या ग्रो करना है उस पार्ट पे, ऐसे वो निर्देश देगा या डायरेक्शन देगा उन्हें। और ये एक पहला पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर देखा गया कि ये सक्सेसफुल और सही रहा तो फिर इसको लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया, उसमें बोला है कि स्टेट लिमिट जो होगा पैडी मतलब धान की खेती के लिए वो रखा गया 50 लाख एकर्स। 50 लाख के एकर्स की जमीन के अंदर ही धान का खेती होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, और भी चीजें को उगाया जाएगा। अब स्टेट गवर्नमेंट ने इसको मैंडेटरी बना दिया है कि फार्मर्स को फॉलो करना है न्यू डायरेक्टिव्स। और यहां तक कि ये भी बोला है कि स्टेट जो है एक्सटेंड नहीं करेगा एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, जो था वही रहेगा। और रायतु बंधु एक स्कीम है फार्मर्स को, जो कि गवर्नमेंट को फार्मर्स को हेल्प करता है, तो वो भी एक्सटेंड नहीं होगा और ना ही एमएसपी एक्सटेंड किया जाएगा। अगर ये कोई वायलेट कर देगा, मान लीजिए कि इस डायरेक्टिव्स को कोई वायलेट करता है, तो उनको ये जो एमएसपी और रायतु बंधु का स्कीम जो है उन्हें उन पे लागू भी नहीं होगा, ऐसे गवर्नमेंट ने कहा है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्रॉप रेगुलेशन भी गवर्नमेंट ला दिया कि उनके गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपको क्रॉप उगाना है, अपने खेत में खेती करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इलेक्शन कमिश्नर ने एक कमिटी सेट किया है जो कि गुजरात हाईकोर्ट का जजमेंट दिया है एक कंस्टिट्यूएंसी के ऊपर। तो हम पूछ रहे हैं वो कंस्टिट्यूएंसी कौन सा है, आपसे पूछ रहे हैं कौन सा कंस्टिट्यूएंसी है। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा ढोलका जो कि एक गुजरात में कंस्टिट्यूएंसी है। वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया, 3 मेंबर कमेटी बनाया है, जो कि गुजरात ने गुजरात का हाईकोर्ट है वो डिसीजन लिया है कि बोला है कि वहां का जो इलेक्शन हुआ था वो इनवैलिडेटेड कर दिया, मतलब कि इनवैलिड हुआ था। और उस इलेक्शन सीट से आते हैं गुजरात के स्टेट एजुकेशन एंड लॉ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह चुदासमा, ये आते हैं वहां से। तो वो बोला है कि इनवैलिड कर दो। अब मिनिस्टर को ढोलका असेंबली से इलेक्ट किया गया था 2017 के इलेक्शंस में। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है कि अपॉइंट किया उमेश सिन्हा, उसके साथ चंद्र भूषण कुमार और विजय पांडे को, ताकि वो एग्जामिन करे जजमेंट में एट द अर्लीस्ट, और इसको कमीशन के पास रखे कि क्या कितना इस बात में है, क्या इसको किया जा सकता है, क्या इसमें हम लोग अपना पार्ट, या फिर इलेक्शन कमीशन क्या इसमें वर्डिक्ट देता है, जो कि गुजरात हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्शन को लेकर रिजल्ट हुआ, इलेक्शन को रिजल्ट को गवर्नमेंट ने गुजरात हाईकोर्ट ने इनवैलिड करार दे दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्टर्स मीटिंग जो होगा उसको इंडिया के तरफ से कौन रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा हमारे फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर बोलिए, एस जयशंकर, वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को एससीओ में, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग होगा, क्योंकि अभी कोविड-19 का लॉकडाउन चल रहा है, तो कहीं सोशल डिस्टेंसिंग को ख्याल में रखते हुए कोई भी लीडर्स एक साथ मिल ले रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये मीटिंग किया जाएगा। अब मीटिंग में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो जो एससीओ के मेंबर्स है वही पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप देख लीजिए कि एग्जाम में पूछ सकता है कि एससीओ के कौन से मेंबर है, कौन से नहीं है। तो एससीओ में 8 कंट्रीज आती हैं, चाइना, रसिया, इंडिया, पाकिस्तान, जो कि ये 4 कंट्रीज है, और सेंट्रल एशियन कंट्री कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्री, जो कस्तान लास्ट में आता है, वो 4 कंट्रीज हैं, और साथ ही इंडिया, रसिया, चाइना एंड पाकिस्तान, ये 8 टोटल कंट्री हैं। और ये कैसे होगा, ये जो होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा होगा। तो अगर पूछता है कि यहाँ पे चेयरमैनशिप कौन करेगा इस मीटिंग का, तो वो जाएगा कि रसिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है सेर्गेव लेवरोव, वो चेयरमैनशिप कर रहे हैं इस मीटिंग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कंट्री यूएस के अटेम्प्ट को अपोज कर रहा है टू एक्सटेंड आर्म्स एम्बार्गो ऑन ईरान। ईरान पे जो सैंक्शन है यूनाइटेड नेशन का, उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, जो कि यूएस इसका सपोर्ट में है। तो इसको अपोजिशन में कौन सा कंट्री आ रहा है, कौन सा कंट्री अपोज कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा रसिया। रसिया के जो यूएन एम्बेसडर हैं, रसिया के जो यूएन एम्बेसडर हैं, जो कि उन्होंने बोला है कि जो यूएस ने कर रहा है कि ईरान पे री इम्पोज किया जाए यूएन सैंक्शंस अगेंस्ट द इस्लामिक रिपब्लिक, उसको हम क्या करेंगे कि अपोज करेंगे। और यहाँ पे यहाँ तक कि वो भी कहा है कि जो कि रसिया के जो यूएन एम्बेसडर, उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी काउंसिल में रसिया वेटो पावर यूज किया है इसके अगेंस्ट में। वेटो पावर वो होता है, आपको पता हो कि अगर 5 जो कंट्री परमानेंट मेंबर्स हैं वहां के सिक्योरिटी काउंसिल में, तो एक वेटो यूज कर देगा तो फिर वो डिसीजन खारिज हो जाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे ईरान, एक्चुअली क्या है कि यूएस और ईरान के बीच जो तनातनी चल रहा है, अभी भी चल रहा है। यूएस ने आपको पता होगा कि अटैक भी किया था, उसके एक आर्मी जनरल को मार दिया जो कि रिवोल्यूशनरी गार्ड थे। तो उसके बाद ईरान ने अटैक किया यूएस के बेस पे। फिर अभी ईरान ने एक लॉन्च किया अपना सैटेलाइट, ताकि मिलिट्री सैटेलाइट, ताकि उसको निगरानी रख सके। तो उस तरह से बहुत सारे इनके बीच में कोल्ड वार टाइप का सिचुएशन है। तो उसके वजह से यहाँ पे फिर यूएस ने बोला कि इस पे सैंक्शन लगाओ, तो फिर रसिया इसको अपोज कर दिया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है होप पोर्टल, जो कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करेगा फॉर ट्रेंड यूथ ऑफ द स्टेट। उसी स्टेट के जो यूथ है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे पहले समझिए होप क्या है। होप का जो एक्रोनिम है वो है हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये उसका एक्रोनिम है। और यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर ने बोला है कि एक पोर्टल हम लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है होप, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर, जिसके थ्रू स्किल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज तैयार की जाएंगे जो कि यूथ है, टू इंक्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट बढ़ा दे। अब ये होप पोर्टल ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ जो स्किल्ड है उनको ही लेगा, यहां तक कि इसके थ्रू स्किल भी प्रोवाइड किया जाएगा। जो कि लोग हैं जो कि रिसेंटली आउटसाइड दूसरे स्टेट से जो कि माइग्रेंट थे, वो फिर उत्तराखंड में लौटे हैं, तो उनको अलग अलग चीज प्रोवाइड भी किया जाएगा, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड किया। अच्छा, इसके साथ ही आपको बता दें कि ये एम्प्लॉयर के लिए भी एक अच्छा चीज है कि अगर मान लीजिए कोई यूथ उस फील्ड में स्किल्ड है, तो अगर एम्प्लॉयर को ऐसा कोई चाहिए तो उस पोर्टल के थ्रू एम्प्लॉयर वहां से हायर भी कर सकता है एज एन एम्प्लॉय। आपको बता दें कि ये जो डाटाबेस ये रेडी हो जाएगा और उसके बाद ये पोर्टल लिंक किया जाएगा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुआ है। और इसके थ्रू, होप पोर्टल के थ्रू हमारे यूथ्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट उत्तराखंड। बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। यहाँ की गवर्नर की बात कर ले तो गवर्नर अभी प्रेजेंट में कौन है, बेबी रानी मौर्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि किस कंट्री ने टॉप किया है 2020 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स किस कंट्री ने टॉप किया, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन ने टॉप किया है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, और ये लगातार तीसरा साल स्वीडन ने करके दिखाया है। उसके बाद सेकंड पोजीशन का बात करें तो स्विट्जरलैंड, फिर आता है फिनलैंड जो कि टॉप 3 में। आपको बता दें कि सरप्राइजिंगली फ्रांस का जो रैंक है वो 8th रहा, यूके का 7th रहा, और यही दो ओनली कंट्रीज है जो टॉप 10 में है, G20 कंट्रीज। तो G20 के मेंबर्स है जिसमें इंडिया भी है, तो ये G20 के यही सिर्फ 2 कंट्रीज जो कि टॉप 10 में फीचर्स कर रही हैं। अब यहाँ पे हो सकता है कि इंडिया का रैंक का पूछा जाए एग्जाम में, और पूछेगा ही। तो इसमें क्या हो सकता है कि इंडिया का रैंक क्या है, तो अभी 74th है। इंडिया में देखा गया कि 2 पोजीशन का ग्रोथ किया, मूव्ड अप फ्रॉम 76 टू 74।
इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। और ये इंडिया का जो ये ग्रोथ है ये बहुत कंसिस्टेंट रहा है ऑन ईयर टू ईयर सिंस 2015 से ये कंसिस्टेंट देखा गया। अब किस पे ये मेजर होता है, ये जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है किस पे मेजर, कौन सा पैरामीटर है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, एनर्जी होता है, सिक्योरिटी होता है और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, ये 4 पैरामीटर्स पे इसको देख के रेटिंग निकाला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि किस स्टेट को मिला है जीआई टैग फॉर इट्स फेमस पेंटिंग जिसका नाम है सोहराई खोवर पेंटिंग जिसका रखा गया, तो किस स्टेट को ये मिला है। तो यहाँ पे हम लोग आपको आंसर बता दें कि वो हो जाएगा झारखंड। झारखंड की जो फेमस पेंटिंग है सोहराई खोवर, और तेलंगाना का एक और जीआई मिला है, तेलंगाना का तेलिया रुमाल। इन दोनों को जीआई टैग मिल गया है जीआई इंडिकेशन रजिस्ट्री के अंदर। अब जीआई टैग का मतलब आपको पता होगा कि उस एरिया का जो एरिया है जिस स्टेट है तो उस प्रोडक्ट के थ्रू वो जाना जाएगा और वो फेमस प्रोडक्ट होगा, इसके वजह से उसका वैल्यू भी बढ़ जाता है, इम्पोर्ट बाहर ले जाने में बहुत लोग उसको खरीदार मिल जाते हैं। रिसेंटली मणिपुर का राइस को भी मिला था, तो यहाँ पे और दो जीआई टैग मिला है। अब आपको बताते कि सोहराई खोवर जो है एक पेंटिंग है ट्रेडिशनल रिचुअलिस्टिक म्यूरल आर्ट बाई जो कि लोकल ट्राइबल वुमेन हजारीबाग के डिस्ट्रिक्ट में करती हैं, ये वहां का है। अब रुमाल तेलिया रुमाल क्लॉथ के बारे में बता दें तो ये होममेड कॉटन पे किया जाता है डिजाइन और अलग अलग मोटिव्स बनाया जाता है 3 पर्टिकुलर कलर्स को लेकर, रेड ब्लैक और व्हाइट को लेकर इसको क्रिएट किया जाता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछता है जीआई टैग के बारे में। तो ये जीआई टैग तेलंगाना का तेलिया रुमाल और झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन में। तो एक नया बॉडी बना है यूनियन गवर्नमेंट द्वारा जो कि प्रमोशन करेगा राइस एक्सपोर्ट का, राइस के एक्सपोर्ट का प्रमोट करने के लिए एक नया बॉडी बनेगा। हम पूछ रहे हैं उस बॉडी का नाम क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, तो हम लोग का आंसर होगा राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। ये क्या है कि ये राइस की एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा और बढ़ावा देगा अंडर एग्रीकल्चर प्रोसेस फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलप अथॉरिटी, एपेटा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये बढ़ावा देगा, ज्यादा से ज्यादा हमारे राइस को एक्सपोर्ट किया और पोटेंशियल ग्रोथ मिले हमारे राइस को। आपको बता दें कि इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बाद हम लोग का एक्सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं है, तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि इसको ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करें। एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा मार्केट में नाम बढ़ेगा, पैसा ज्यादा हमको बाहर से मिलेगा और इसका वैल्यू भी बढ़ेगा। और ये प्रोसेस फूड के अंदर आएगा तो और ज्यादा लोग खरीदेंगे, क्योंकि प्रोसेस फूड का मतलब कि वो ज्यादा दिन तक लास्टिंग करेगा, उसका फॉर्म चेंज कर देंगे हम लोग, प्रोसेस फूड का मतलब वही होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अब एक्सपोर्ट पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो ये हम लोग का 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को और शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।